स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज़ाद हिंद फौज। इसका स्थापना किस प्रकार से हुआ ये पढ़ेंगे हम लोग। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी किस प्रकार से हुआ था इसको पढ़े थे हम लोग। हमारा पिछला वीडियो था, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। और हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा तब ना समझ में आएगा। वीडियो को जब भी देखें कंप्लीट देखें। अपना टॉपिक पे आते हैं। देखिए, कहा जाता है जो आज़ाद हिंद फौज है इनको इस नाम को इंडियन नेशनल आर्मी भी बोला जाता है। तो आज़ाद हिंद फौज बोले या इंडियन नेशनल आर्मी बोले, दोनों एक ही बात है। तो इसका गठन जो है सबसे पहले 1900 मतलब कि इसका जो स्थापना हुआ 1942 ईस्वी में होता है। डेट रहता है 28 से 30 मार्च के बीच में। ये टोक्यो में एक आदमी यानी जापान में एक आदमी रह रहा होता है, हमारे भारतीय मूल का होता है, वो रास बिहारी घोष ने ही ये आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किए थे। तो यही बात है यहाँ पे कि जापान में रहने वाले एक भारतीय रास बिहारी घोष ने मार्च 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। तो ये जो करते हैं स्थापना, ये इनका विचार नहीं रहता है, ये जो उपज रहता है ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग का उपज रहता है कि हम लोग आज़ाद हिंद फौज का गठन करेंगे। तो रास बिहारी बोस क्या करते हैं, ये कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल, इसको कहीं कहीं पे NS गिल भी लिखेगा। तो कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल के मतलब सहयोग से रास बिहारी घोष जो रहते हैं वो आज़ाद हिंद फौज का गठन कर देते हैं, यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कर देते हैं। जब इसका गठन हो जाता है तो आज़ाद हिंद फौज के जो प्रथम डिवीज़न होता है वो 1 सितंबर 1942 ईस्वी को होता है। और जिसमें जब पहली बार उसका डिवीज़न होता है ना इसका, तो उसमें सैनिक सिर्फ एक है, मतलब कि 16,300 सैनिक रहते हैं। मगर बाद में कुछ जापान का सैनिक इसमें आ जाता है इसमें। तो इतना जान लीजिए बाद में क्या होता है, इसमें सैनिकों की संख्या 63,000 हो जाता है इसमें। हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, ये कहाँ हुआ था, ये जापान में, जापान कहीं था ये आदमी, ये मतलब था तो भारतीय रास बिहारी बोस, मगर ये जापान में रहते थे। अब देखिए, अब जब इतना 63,000 हो जाता है तब फिर इसको मतलब कि आज़ाद हिंद फौज का सेनापति सुभाष चंद्र बोस को बना दिया जाता है 4 जुलाई 1943 ईस्वी को। तो पूछता है सवाल कि सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सेनापति कब बनाया जाता है या वो कब स्वीकार करते हैं, 4 जुलाई 1943 ईस्वी को। फिर इसका स्थापना, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था, तो ये रास बिहारी बोस ने किया था। बट अगर पूछ दिया किसका दिमाग का उपज था, तो ये था कैप्टन मोहन सिंह या कहीं मोहन सिंह भी मिल सकता है। बट सहयोग के रूप में निरंजन सिंह गिल भी किए थे इस गठन में, ये भी शामिल थे। इससे इतना सारा बात याद रखना है। और ये भी बात याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज के प्रथम जो डिवीज़न हुआ था वो 1 सितंबर 1942 ईस्वी को हुआ था, जिसमें स्टार्टिंग में 16,300 सैनिक था, मगर बाद में 63,000 हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए फिर क्या होता है कि जो नेताजी रहते हैं ये एक अस्थायी सरकार स्थापित करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो रहते हैं 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में करते हैं। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943, जो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं वो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में भारत में एक अस्थायी यानी काम चलाऊ सरकार का स्थापना करते हैं। और इस सरकार का वो नाम रखते हैं अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद। क्या नाम रखते हैं, अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद नाम रखते हैं। और ये जो अंतरिम सरकार रहता है, काम चलाऊ सरकार रहता है, इसको 9 देश मान्यता दे देता है। तो पूछता है, बढ़िया बढ़िया एग्जाम दीजिएगा तो उसमें पूछता है कितना देश ने मान्यता दिया था। उसके बाद ये जो सिंगापुर में वहाँ पर गए सिंगापुर में, और बहुत सारा घटना होता है इसमें, तो कितना उसको हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग जैसे गठन जो होता है वो रास बिहारी बोस जो रहते हैं ये गठन करने के लिए, विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाते हैं, फिर सहयोग से करते हैं, इसका आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं। तो हर बात कितना हम लोग उधर पूरा बहुत लंबा भी चलेगा ना, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके कारण हम लोग पूरा छोड़ देते हैं कुछ। बट हाँ, ये नहीं छोड़ते हैं, बस वो थोड़ा सा कहानी टाइप का रहता है ना, कहानी टाइप के उसको छोड़ देते हैं। तो यही समझना है इसमें कि जो सुभाष चंद्र बोस जो रहते हैं, जो स्थापित करते हैं सरकार, जो अस्थायी सरकार रहता है यानी कि अंतरिम सरकार रहता है, उसका नाम क्या रहता है,
अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद, ये नाम रहता है उसका। और इसको 9 देश मान्यता दे देता है इस सरकार को। उसके बाद ये सिंगापुर में ही मतलब कि सैनिक के सामने भाषण देते हैं, जिसमें ये कहते हैं तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यही बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस। हालांकि जय हिंद भी बोलते हैं, जय हिंद। तो जय हिंद तो मतलब इस टाइम बोल देते हैं, बट ये किसी और का वर्ड रहता है, ये शायद आबिद हसन का है ना, आबिद हसन सफरानी का वर्ड रहता है ये। तो आगे देखिए, हम लोग देखते हैं इसमें फिर क्या होता है कि जो आज़ाद हिंद फौज रहता है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से, चूँकि गठन होता है इसी के लिए ताकि हम लोग को आज़ादी मिले, उद्देश्य यही था कि भारत को आज़ादी मिले। तो भारत की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद जो फौज रहता है ये बहादुरी से लड़ता है। मगर क्या होता है ना कि जब दूसरा युद्ध चल रहा होता है उस टाइम दूसरा युद्ध चल रहा होता है, विश्व युद्ध, तो जापान पराजय हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि जर्मनी पराजय होता है, और जर्मनी पराजय हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, जापान भी अपना घुटना टेक देता है, जिसके कारण आज़ाद हिंद फौज भी पराजय हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिक एवं अधिकारियों को 1945 ईस्वी में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। फिर जो उसका जो सैनिक रहता है, आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी रहता है, 1945 ईस्वी में इसको गिरफ्तार कर लेता है। और ये कहा जाता है, घटना विवादित है कि लोग कहता है कि 1945 ईस्वी में कि ताइवान जगह है ना, ताइवान में एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, लेकिन यह विवादित है। ये मतलब कोई कंफर्म नहीं कह रहा है कि हाँ उसी से हुआ था, बट हुआ, ये लोग कह रहा है कि वहाँ गए थे या फिर लौट कर नहीं आए, तो विवादित है ये घटना। फिर क्या हुआ कि आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रहती, यानी कि उसी मतलब कि जो आज़ाद हिंद फौज रहता है उसमें एक महिला रहती है ब्रिगेड के रूप में। तो पहले ये मतलब नहीं था ये, तो इसको सबसे पहले बार झांसी की रानी ही इसको ब्रिगेड नाम दिया था, उसी महिला को उसी में से चलने लगा ब्रिगेड। फिर क्या हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 6 जुलाई 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद रेडियो की प्रसारण के दौरान महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। यही जो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, 6 जुलाई 1944। इसको हम लोग पढ़े थे, उसमें जब पढ़े थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे ये 1942 ईस्वी में जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना करते हैं। तो वही जो आज़ाद हिंद रेडियो रहता है उसी में फिर 6 जुलाई 1944 को प्रसारण करते हैं, और प्रसारण के दौरान ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। तब से राष्ट्रपिता चल रहा है। और फिर जो इसी बारे में थोड़ा देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर इसे शहीद और स्वराज द्वीप नाम दे दिया। तो ये पूछता है कि कहाँ पर कब्जा किया, तो और दूसरा बात ये पूछ रहा था इसका नाम क्या रखा, ये कहाँ है, ये पूछ सकता है। तो शहीद और स्वराज द्वीप ये कौन किया था कब्जा, इसको आज़ाद हिंद फौज, ये अंडमान निकोबार में है। तो इसी पर कब्जा कर करके इसको नाम दे दिया। फिर क्या हुआ कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किला में नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। अब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब फिर क्या हुआ, इन लोग पे मुकदमा चला 1945 ईस्वी में, जिसमें इस मुकदमे में जो 3 अधिकारी थे उसको दोषी माना गया, उसको दोषी ठहराया गया। वो दोषी था कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो और मेजर शाहनवाज खान। ये 3 गो था, नाम याद रखिएगा, कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो और मेजर शाहनवाज। ये तीनों को मतलब दोषी ठहराया गया, मुकदमा चला इस पर और दोषी ठहराया गया। और देखिए फिर छोड़ाता है इसको। अब क्या होता है कि अब जो कैदी बन जाता है वो लोग, तो उसके तरफ से बहुत बड़ा वकील जो रहता है वो वकालत करता है। अब वकील कौन कौन था, चूँकि एग्जाम में पूछता है इसलिए पढ़ रहे हैं। वकील कौन कौन था, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई और KN काटजू। ये जो रहते हैं एकदम पॉपुलर पूरा बड़ा वकील रहते हैं, जिसमें आज़ाद हिंद के जो कैदी रहते हैं इसके तरफ से ये वकालत करते हैं। और साथ ही साथ जो जनता रहती है वो भी ब्रिटिश सरकार पे दबाव बनाती है कि आज़ाद हिंद के जो कैदी है इसको छोड़ा जाए। और जो जनता रहती है वो लाल किला के पास में नारा लगा रही थी कि या तो लाल किला को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, ये नारा लगाती रहती है। तो जिसके कारण जो रहता है, जो सरकार रहती है, यानी खास करके उस टाइम लॉर्ड वेवेल का सरकार रहता है, ये अंग्रेजी सरकार रहती है,
तो इस जनता के दबाव में आकर के जो लॉर्ड वेवेल रहता है ना, उन लोग को मृत्युदंड माफ़ कर देता है और फिर उन लोग को रिहा भी कर देता है। तो ये होता है। आगे देखिए, ख़त्म हो गया हमारा टॉपिक ही ख़त्म हो गया। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।